हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका द आरएम प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स में थोड़ा बहुत मून कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, अगर ध्यान से वीडियो देखे होगी, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और कुछ नहीं भी आए तो आप दोबारा से देखिए, उनको लिख लिख के देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो मैं वीडियो में करा रहा हूँ। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाकर आप क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो अभी तक की क्लासेस में जितना भी हमने किया है उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है जो टॉपिक, दैट इज लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रिगार्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट पे रिलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। फिर इसी में ही ये पार्ट ए मान लो फॉर्मूला का पार्ट बी जो हमने सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। आज इसके रिलेटेड और हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा। लेट एक और एग्जांपल, आज की क्लास का सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 46 ग्राम Na सैंपल। Na मतलब बेटा सोडियम सैंपल। ठीक है। Na सिंबल है फॉर 46 ग्राम सोडियम सैंपल। ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? पहला मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए बेटा मोल्स ऑफ सोडियम। Na मतलब सोडियम। सेकंड नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन गिवन सैंपल। सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन गिवन सैंपल। डी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं फॉर 46 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम। ठीक। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ से। ठीक। सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सोडियम। तो हमें सोडियम का वेट कितना दे रखा है? 46 ग्राम। और हमें ये पता है कि मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है सर? 23 ग्राम। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 46, मोलर मास ऑफ सोडियम 23, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है बेटा। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सोडियम एटम्स कितने हैं इन 2 मोल। बी हमें पता है नंबर गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 एंड एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 2 भी यूज कर, सॉरी 6 भी यूज कर सकते हो बेटा। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12.044 into 10⁻23। बट ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर हमेशा डेसिमल से पहले सिर्फ सिंगल यूनिट, जो यूनिट डिजिट है वो सिंगल डिजिट में ही आपको आंसर देना है। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आएगी। ठीक है बेटा। तो 1.2044 into 10⁻24 सोडियम एटम्स, Na एटम्स। ठीक है बेटा। अब सी पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एक सोडियम एटम में, वन सोडियम एटम में सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि सोडियम को जब हम लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 11।
मास नंबर है 23। ठीक है बेटा। अब आपके पास यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि सोडियम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो कितने हैं सर यहाँ पर आपके पास 11, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो दोनों ही कितने हैं 11। सो एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 मोल अगर मेरे पास सोडियम है, सो 1 मोल सोडियम में मेरे पास 11 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर अगर एक सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में 11 मोल। सिमिलरली 1 मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे 1 मोल प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, फिर मोल आपके पास आ गए। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला n = n/Na। सो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स है 11 n। अच्छा मैं इसको Na ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 11 Na। अच्छा आप एक ध्यान से रिलेशन देखो बेटा, अगर मैं 11 मोल है तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na, तो अगर मैं मोल हटाऊं Na लिख दूं, वो मेरे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो किसी भी क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि सर जो मेरे पास मोल में आंसर है, अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, बस मोल की जगह क्या लिख दूं Na, और अगर फिर Na की वैल्यू तो हमें पता है 6.022 × 10⁻23, उससे आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 Na। ठीक है बेटा। प्रोटॉन्स भी कितने आएंगे 11 Na, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 11 Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मोल 1 मोल कितने के बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स के बराबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कभी भी कैलकुलेट करना तो जो मोल लिखा होगा मोल हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो Na। और जब एक्चुअल में नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो Na की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा 6.022 10⁻23। ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपसे कोई पूछे, है ना, डी में वैसे मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ये आपको करवाया था, माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, कितना आ गया 12। सो 1 मोल सोडियम में कितने मोल न्यूट्रॉन्स होंगे 12 मोल न्यूट्रॉन्स। और 12 मोल न्यूट्रॉन्स मतलब 1 मोल में Na न्यूट्रॉन्स, मोल हटाओ क्या लिख दो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 Na न्यूट्रॉन्स। और जब आपको एक्चुअल में आंसर चाहिए तो Na की जगह क्या पुट कर दो एवोगैड्रो नंबर। सो 12 × 6.022 × 10⁻23, बस आंसर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 7.2 अप्रोक्सीमेटली × 10⁻24। ठीक है, मैंने अप्रोक्स आंसर लिखा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए, अगर हमें सिंपल एटम के बारे में एक एटम का मास दे दिया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई मोल्स कितने हैं, उसके फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के रिगार्डिंग आ सकता है। ठीक है बेटा, अब आप नोट डाउन कीजिए पॉज करके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने ग्राम एटॉमिक मास को लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मोलर मास भी बोल सकते हैं, बिकॉज ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, या 1, और वो सब्सटेंस क्या होगा एलिमेंट, क्योंकि जब हम एटॉमिक मास बोलते हैं तो मतलब एटम से क्या बनाता है सर एलिमेंट्स। वेट और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन, वेट के साथ अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, फिर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। लास्ट क्लास में भी मैंने सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैसे गिवन वेट से नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक
कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे याद है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में रिलेटिव एटॉमिक मास लिखवाया था, क्लोरीन का क्या लिखवाया था 35.5, कॉपर का क्या लिखवाया था 63.5। मैंने आपको बोला था कि ये जो मास है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डेसिमल फॉर्म में क्यों है 63.5, 35.5। तो वो कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं एवरेज एटॉमिक मास में। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि कोई भी स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज मीनिंग एटम्स, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट, उनको क्या कहते हैं आइसोटोप्स। सो यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग same value of atomic number, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे मतलब एलिमेंट तो एक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट है एक ही, वो एक ही एलिमेंट है, बट उसका मास नंबर डिफरेंट है, बट है डिफरेंट मास नंबर, ठीक है सर। तो उसका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, सो क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं मेजरली नेचर में। एक होता है क्लोरीन 3517 और दूसरा होता है क्लोरीन 3717, ठीक है। देखिए, तो आइसोटोप्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों जगह है क्लोरीन, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट मास नंबर सेम डिफरेंट है। क्यों? एक जगह मास नंबर 35 है, एक जगह मास नंबर 37 है। किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है सर? न्यूट्रॉन की वजह से। तो जो मास नंबर होता है, तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही है 17, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर 18 है, तो इधर कितने आ गया आपके पास 20। सो डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं नेचर में। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया कि क्लोरीन के आपने एक सैंपल लिया, ठीक है। अब आपने क्लोरीन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आपने क्लोरीन का एक सैंपल लिया। अब उस सैंपल में आपने देखा कि क्लोरीन के दोनों आइसोटोप प्रेजेंट है, क्लोरीन 3517 वाला भी और क्लोरीन 3717 वाला भी। और जब आपने मास कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि उसमें दोनों आइसोटोप्स का कंट्रीब्यूशन है। कैसे? क्योंकि गिवन सैंपल में 75% क्लोरीन 35 है और 25% क्लोरीन 37 है। सो आप ऐसे में एटॉमिक मास कभी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे कि क्लोरीन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या है। सो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर? एवरेज एटॉमिक मास। क्यों एवरेज एटॉमिक मास? क्योंकि आपको दोनों आइसोटॉपिक फॉर्म्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी सैंपल ले रहे हो क्लोरीन का, उसमें क्लोरीन दोनों आइसोटॉपिक फॉर्म में है, 35 फॉर्म में भी, 37 वाले में भी, और 30, और दोनों की जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ऐसे में आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है बेटा। सो एवरेज एटॉमिक मास अगर मेरे को निकालना है यहाँ क्लोरीन का, सो कैसे निकालूंगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन, फर्स्ट आइसोटोप का, जो क्लोरीन का फर्स्ट आइसोटोप है उसका कितना एटॉमिक मास है 35, इनटू उसका नेचर में कितना परसेंटेज में वो मिल रहा है 75%, तो 75 प्लस सेकंड आइसोटोप में क्लोरीन का क्या मास, एटॉमिक मास है या मास नंबर 37, इनटू नेचर में उसको वो कितना परसेंटेज मिल रहा है सर 25%, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द परसेंटेजेस। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 3550, नीचे 100, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 35.5 AMU। सो जब भी आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो तो आप उसके आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे। जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके मास को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द
परसेंटेज करोगे, और ऐसे में सम ऑफ द परसेंटेज मोस्टली 100% ही आती है। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो लेट आपके पास एक एलिमेंट ई है, इसका आइसोटोप है यहाँ पे 1, आइसोटोप 2, ठीक है, आइसोटोप 3, ठीक है, एंड सो ऑन टू, इसके कितने आइसोटोप है, आई आइसोटोप्स है, ठीक है बेटा। सो लेट इस आइसोटोप का वेट है W1, सेकेंड आइसोटोप का वेट है एटॉमिक मास, है ना। तो फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास है W1, सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास है W2, थर्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास है W3 एंड सो ऑन टू ith आइसोटोप का मास है Wi, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लेट इसका परसेंटेज, नेचर में मिलने का परसेंटेज कितना है, x1 परसेंटेज, सेकेंड आइसोटोप नेचर में कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, x2, थर्ड आइसोटोप कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, x3 एंड सो ऑन टू xi। सो एवरेज एटॉमिक मास जो मेरे पास आएगा, एवरेज एटॉमिक मास, सो एवरेज एटॉमिक मास मेरे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब नेचर में मिलने की उसकी कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज में आइसोटोप 1 नेचर में मिल रहा है, दैट इज x1। मोलर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब कितने परसेंट में वो नेचर में मिलता है, एंड सो ऑन टू Wi xi, ठीक है, या मैं इसको बोलता हूँ nth आइसोटोप, है ना, रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास nth आइसोटोप। सो nth आइसोटोप का एटॉमिक मास है Wn और नेचर में मिलने की परसेंटेज xn, और सभी को प्लस करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू xn, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ मास ऑफ mass of molar atomic mass of the element into their percentage of abundance, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ज्यादा ही कुछ कर दिया मैंने, है ना, तो इसको यहाँ से रब करते हैं और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू देयर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब नेचर में मिलने की परसेंटेज, डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर परसेंटेजेस, ठीक है। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, है ना। और मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा और उसको डिफाइन करता हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिए। देखो मेरी राइटिंग ना बेटा बहुत ही ज्यादा ही अच्छी है, सो अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो पॉज करके उसको जूम कर लीजिएगा, और फिर भी ना समझ आए तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर कौन सा आपको यहाँ पे टर्म समझ नहीं आया, ठीक है। सो Wi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है, और xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। अच्छा xi परसेंटेज भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटा, परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ अबंडेंस, ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, कि एक तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि आपसे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को पूछा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम क्वेश्चन करते हैं, सो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट exist
in nature in three isotopic forms. Isotopic forms having atomic mass 11, 12 and 13. ठीक है, AMU and their percentage of abundance are 5%, 90% and 5% respectively. ठीक है, calculate average atomic mass. तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा. पॉज कीजिए और आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए. सो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे. सो लेट द एलिमेंट इज ई. तीन आइसोटॉपिक फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो इनका एटॉमिक मास है, पहले वाले का एटॉमिक मास है 11, दूसरे आइसोटॉप का एटॉमिक मास है 12, तीसरे आइसोटॉप का एटॉमिक मास है 13. ठीक है, इनका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, पहले का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 5%, दूसरे का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 90% और तीसरे का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस 95% है. ठीक है बेटा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास. सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा सर? W1 x1 W2 x2 प्लस W3 x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3. सो W1 क्या है आपके पास सर? 11, x1 कितना है? 5, W2 12 इंटू 90, W3 13 इंटू 5 बाय 5 प्लस 90 प्लस 5. जब आप सोल्व करोगे ये आएगा 55 प्लस ये आएगा 1080. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 65 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100. ठीक है सर, 120 और ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 1200 डिवाइडेड बाय 100. सो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12. सो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 AMU. ठीक है, तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. डन. पॉज करके सॉल्यूशन लिख लीजिए. आई होप आपने सही किया होगा. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है बेटा, लिखिए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. इफ एवरेज atomic mass of an element M is 53.7 AMU, then calculate percentage of abundance of its isotopic forms M53 and M55. ठीक है, सो एक एलिमेंट दे दिया है M जिसका एवरेज एटॉमिक मास है 53.7.
और आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस उसके आइसोटोपिक फॉर्म्स का, कौन कौन सी है, M53 और M55। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सो एलिमेंट M है, दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, M53 है ना, एटॉमिक नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, बट एटॉमिक नंबर जो भी होगा दोनों के लिए सेम ही होगा सर। सो यहाँ पर आपका जो मास है, ठीक है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास M इसका है 53 AMU, इसका कितना आ गया सेकेंड आइसोटोप का 55 AMU। ठीक, अब इनका परसेंटेज अबंडेंस, सो परसेंटेज अबंडेंस कितना है, लेट अगर इसका मैं x मानता हूँ तो दूसरे वाले का 100 माइनस एक्स, लेट अज्यूम कि ये दो ही आइसोटोप है इस एलिमेंट M के, कुछ गिवन नहीं है तो हमें, है ना, तो हम 100 में से, तो हमें तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन मास इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, गिवन एटॉमिक मास, नॉट गिवन मास, एटॉमिक मास of isotope 1 into its percentage of abundance plus atomic mass of second isotopes into its percentage of abundance। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 plus x2। तो एटॉमिक मास कितना आ गया आपके पास 53.7, इसका कितना आ गया आपके पास 53 इंटू एक्स, और दूसरे वाले का कितना आ गया 55 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 100 माइनस एक्स, कैंसिल, सॉल्व करोगे तो 5370, ये आ जाएगा 53x 5500 माइनस 55x। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x 5500 माइनस 5370। ठीक है सर, सो यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये 3, 130 डिवाइडेड बाय 2, सो x विल बी 65%। ठीक है, तो इस जो फर्स्ट आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास है 53 AMU, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है इसकी नेचर में 65%, और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी आपके पास आंसर, चेक कर लेते सही है ना, हाँ, और दूसरे वाले का आ जाएगा 100 माइनस एक्स करोगे तो 35%। सो कई बार आपका एवरेज मास दे दिया जाता है एटॉमिक मास, और फिर आपसे परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कैलकुलेट कराया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम बहुत शॉर्ट रखते हैं, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, एवरेज एटॉमिक मास को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उनसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, और फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।